हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका एक हिंदू लड़की थी और साहिल मुस्लिम लड़का था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। राधिका साहिल के धर्म से अनजान थी, क्योंकि दोनों में से कभी किसी ने धर्म को लेकर एक दूसरे से बात ही नहीं की थी। कुछ समय पहले ही साहिल राधिका के सामने वाले घर में किराए पर रहने आया था। राधिका ने जब साहिल को पहली बार देखा तो उसे वो बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन देर रात वो अपने कमरे की बालकनी में अकेली खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। तभी साहिल भी अपने कमरे की बालकनी में हाथों में पानी की बोतल लिए आता है और उसकी नजर राधिका पर जाती है। ऐसे आसमान को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आज आप सारे तारे गिन ही लेंगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ आसमान देखकर तारे ही गिन रही हूँ? मुझे ऐसे रात में अकेले खड़े होना अच्छा लगता है। अरे आपको यहाँ अकेले खड़े देखकर ये साफ पता चलता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात कर सके। काफी तन्हा हैं आप। हो सकता है आपकी बातें कुछ हद तक ठीक हों, लेकिन इन सब बातों से आपको क्या फर्क पड़ता है? और आप मेरी बात छोड़िए, अपनी बताइए, आप इतनी रात में अकेले क्या कर रहे हैं बालकनी में? तो वो क्या है, मैं अपने घर वालों को याद कर रहा हूँ। आज से पहले कभी उनके बिना रहा नहीं हूँ, इसलिए अभी मुझे उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। साहिल राधिका अपनी अपनी बालकनी में खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी राधिका को अपने पिता सुखबीर की आवाज सुनाई देती है, जो उसे आवाज देते हुए उसके कमरे में आते हैं। तभी वो तुरंत बालकनी से कमरे में आ जाती है। जी पिताजी बताइए, आप मुझे आवाज दे रहे थे, कोई काम था आपको? हाँ बिटिया, वो मेरी दवा मिल नहीं रही थी ना, इसलिए तुझसे पूछने आया। तूने कहीं रख तो नहीं दी? हाँ पिताजी, वो आपकी अलमारी के अंदर एक डोर में रखी है। मैंने वही संभाल कर रख दिया था कि जब आपको जरूरत लगे तो मैं आपको तुरंत दे सकूं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बिटिया, लेकिन तू इतनी रात में बालकनी में खड़ी होके किससे बात कर रही थी? मुझे ऐसा लगा तू किसी से बात कर रही थी। कौन था? कोई नहीं पिताजी, आपके तो कान ऐसे ही बजते रहते हैं। चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको दवा दूं। आप दवा खाकर आराम कर लीजिएगा। राधिका अपने पिता का हाथ पकड़कर उनके कमरे में उन्हें ले जाती है और उनकी अलमारी से दवा निकालकर उन्हें देती है। थोड़ी देर बाद जब उसके पिता की आंख लग जाती है तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और बालकनी में जाकर साहिल की बालकनी की तरफ देखने लगती है। तब तक वो वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद वो भी जाकर अपने बेड पर सो जाती है। अगले दिन राधिका अपने पिता के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी साहिल हाथों में जग लेकर वहाँ आता है। खता हो गई हो तो माफ करिएगा, लेकिन मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। वो क्या है, मेरे घर में पानी खत्म हो गया है। हो सके तो मुझे एक जग में पानी दे दीजिए, वरना मैं पीऊंगा क्या। आओ बेटा आओ, बैठो। एक जग क्या, तुम 3-4 जग लेके जाना, जितना दिल करे उतना लेके जाना। तुम शर्मा जी के यहाँ रहने आए हो ना? हाँ अंकल जी, मैं वहीं रहता हूँ। मुझे इसमें पानी दे दीजिए, मुझे कहीं जाना है तो देर हो रही है। अरे बिटिया, जाओ पानी लेके आ जाओ इनके लिए पीने वाला। और हाँ बेटा, आज ना पानी आने वाला है, तो जब आएगा तो जरूर भर लेना, वरना पता चले कामों में ना परेशानी हो जाए तुम्हें, क्योंकि बिना पानी काम नहीं चलता ना। जी अंकल जी, मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया बोलने की क्या जरूरत है? मैं भी तो तुम्हारे पिता जैसा हूँ। और राधिका बिटिया, इनको चाय पिला देना, उसके बाद ही भेजना। सुबह सुबह खाली पेट किसी को घर से नहीं भेजना चाहिए। अच्छा हाँ बिटिया, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और हाँ बेटा, तुम भी चाय पी के जाना। सुखबीर के जाने के बाद राधिका मुस्कुराते हुए चाय लेकर साहिल के पास आती है और दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। समय बीतता है और धीरे धीरे साहिल और राधिका की सेटिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। साहिल भी किसी न किसी बहाने से राधिका के घर आया जाया करता। तभी एक दिन दोनों अपनी अपनी बालकनी में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत अकेला फील करता था, लेकिन जब से मेरी सेटिंग तुम्हारे साथ हुई है मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगता है? मुझे भी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, वरना माँ के जाने के बाद मुझे लगता था कि मैं कभी हंस ही नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में खुशी बनकर आए हो। अब कुछ दिन ना हमारी बात नहीं हो पाएगी। मैं अम्मी से मिलने के लिए घर जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपनी माँ को अम्मी क्यों कह रहे हो? तुम मुसलमान हो क्या? हाँ मैं मुस्लिम हूँ। क्यों, तुम्हें इससे कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर बाहर वालों को हमारी सेटिंग के बारे में पता चला तो बोलेंगे कि एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से सेटिंग कर ली है। मेरे पिताजी भी हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। तुम भी अजीब बात करती हो। हम किसी को बताने थोड़ी ना जा रहे हैं कि हमारी सेटिंग चल रही है। अरे जब बताने का टाइम आएगा तो देख लेंगे। साहिल और राधिका आपस में बातें करते हुए इतने खो जाते हैं कि उनका ध्यान मोहल्ले वालों पर जाता ही नहीं है, जबकि मोहल्ले के सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। तभी एक दिन शाम के समय सुखबीर अपने काम से घर लौटता है। तभी उसकी पड़ोसन शांति उसे घर के बाहर रोक लेती है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी भाई साहब, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? हाँ हाँ बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? कहिए ना, क्या बोलना है आपको? देखिए भाई साहब, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं आपके घर को अपना समझती हूँ, इसलिए बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। आपके घर के सामने वाले घर में जो लड़का रहने को आया है, आजकल आपकी बेटी की उससे सेटिंग चल रही है, मोहल्ले वालों का कहना है ये। शांति बहन, ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि आपको अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है, लेकिन ये उम्र ही ऐसी होती है कि लोगों को पता नहीं चलता कि कब गलती हो जाती है। और आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। देखिए, मुझे आपको बताना था तो बता दिया, अब मानना या ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो लड़का मुसलमान है। मोहल्ले वाले सब कह रहे थे कि पहली बार हमारे मोहल्ले में एक हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के के साथ सेटिंग चल रही है। बस कीजिए शांति बहन, बस कीजिए। आप हमारी पड़ोसन है, इसका मतलब ये नहीं आप जो कहेंगी मैं उसे मान लूं। वो मेरी बेटी है, हम उसे सब समझा देंगे। ये हमारा घर का मामला है, आप दूर रहिए इससे और जाइए, मैं खुद देख लूंगा। सुखबीर इतना कहकर घर के अंदर चला जाता है और शांति के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। घर में आने के बाद भी सुखबीर अपनी बेटी को बिना आवाज दिए उसके कमरे में जाता है, जहां वो राधिका को बालकनी में बैठा साहिल से बातें करता देख लेता है। तभी गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर लाता है। बेटी, मैं जब भी तुम्हारे कमरे में आता हूँ, तुम कमरे में नहीं बालकनी में नजर आती हो। आखिर बालकनी में ऐसा क्या है? और क्या लोग सच कह रहे हैं तुम उस लड़के से बात करती हो? बताओ बिटिया, बताओ। पिताजी, वो आप गलत समझ रहे हैं। मैं कितना गलत समझ रहा हूँ ये तुम्हारी जुबान ही बता रही है बिटिया। इसका मतलब मोहल्ले वाले सही कहते हैं, एक हिंदू लड़की की सेटिंग एक मुस्लिम लड़के से हो चुकी है। अफसोस की बात तो ये है कि वो लड़की कोई और नहीं, इस बदनसीब की बेटी है। तुमने ये सही नहीं किया बिटिया, तुमने आज मोहल्ले में मेरी बहुत इंसल्ट करवाई है। पिताजी ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी इंसल्ट करने की कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। ये सब कब कैसे हो गया मुझे खुद नहीं पता चला, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन पिताजी, साहिब बहुत अच्छा लड़का है। जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों के धर्म भी तो अलग है ना, और मुझे इस समाज में ही रहना है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे धर्म में नहीं कर सकता हूँ बिटिया। सुखबीर इतना कहकर राधिका और अपना सारा सामान पैक करके रातों रात राधिका को लेकर अपने बड़े भाई के घर निकल जाता है, जिसके बाद साहिल और राधिका कभी भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते और इस तरह से हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के के साथ सेटिंग की अफवाह सच में अफवाह ही बनकर रह जाती है। रिद्धि एक गरीब घर की लड़की थी जो अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करने के लिए और घर के खर्चों को चलाने के लिए किसी जानकार की सलाह पर सुबह सुबह अखबार बेचने का काम करती थी। उसके बाद लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह रिद्धि अखबार बांटकर साइकिल से अपने घर आती है और अपनी माँ को रसोई में काम करता देखकर कहती है, माँ आपको कितनी बार कहा है, आप सिर्फ आराम किया करो, आपको इस उम्र में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ तो सही काम करने के लिए। बेटी तू कितना काम करेगी अकेले? पहले अखबार बेचने के लिए जाती है सुबह 4 बजे, फिर घर का काम करती है, फिर दूसरों के घर जाती है काम करने के लिए। तू भी तो थक जाती होगी ना? माँ, थकने की उम्र आप लोगों की है, मेरी नहीं। मुझे तो अभी बहुत काम करना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, जिससे मैं आप लोगों की अच्छे से देख रेख कर पाऊँ। बेटी जो भी कर रही है तू ही तो कर रही है, हम लोग क्या कर पा रहे हैं तेरे लिए? जिस उम्र में तेरी शादी करके तुझे ससुराल भेजना चाहिए, उस उम्र में तू लोगों के घर जा जाकर अखबार बेच रही है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं।
आजकल कौन सी लड़कियां घर पर बैठती हैं? सभी तो काम करती हैं और मैं भी काम कर रही हूँ। इसमें बुराई क्या है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम को करने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। जानती हूँ बेटी, लेकिन तुझे पढ़ाई का इतना शौक था कि अगर हम गरीब नहीं होते और तुझे आगे पढ़ा सकते तो तू बाकी लड़कियों की तरह अच्छी तरह पढ़कर नौकरी कर रही होती। तुझे इस गरीबी में अपने दिन नहीं गुजारने पड़ते। माँ जाने दो, बस इतना जान लो कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अब हटो, मुझे जल्दी खाना बनाने दो, फिर काम पे भी निकलना है। रिधि इतना कहकर शाम का खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो घर का सारा काम करके दूसरों के घर पर खाना बनाने जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। तभी एक शाम के समय मार्केट से सब्जियां लेकर उसकी माँ घर लौट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कांता उसे रास्ते में रोककर लड्डू खिलाते हुए कहती है, ये लड्डू खाकर अपना मुंह मीठा कर जल्दी से, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कांता बहन, ये लड्डू किस लिए? आज आपके घर में कुछ है क्या? किस खुशखबरी की बात कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी नेहा का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत बड़े लोग हैं, देर से मिला लेकिन लड़का अच्छा मिला है। कुछ दिनों में ही मेरी बेटी की शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बच्ची का घर बस जाए और क्या चाहिए माँ बाप को। हाँ वो तो है, लेकिन भगवान ही जाने कि आपको ये खुशी कब नसीब होगी और होगी भी कि नहीं, पता नहीं। पड़ोसन होने के नाते बोल रही हूँ, पीठ पीछे सभी लोग तुम्हारी बेटी की बहुत बुराई करते हैं कि वो लड़कों की तरह रोज इतनी सुबह अखबार बेचने जाती है। कल को कुछ हो गया तो क्या होगा? आप ये क्या बोल रही हैं कांता बहन? इस तरह की सोच रखना सही है? मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही। आखिर अखबार बेचने में क्या बुराई है? मैं सच बोल रही हूँ सरस्वती। सब यही कह रहे हैं कि तुम एक लड़की की शादी नहीं कर पा रही हो। तुम ये तो जानती ही हो कि जब लड़की जवान हो जाती है और उसकी शादी ना हो तो लोग लड़की में ही खोट निकालते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी सही क्यों ना हो। अपनी माँ सरस्वती और पड़ोसन कांता की सारी बातें काम से लौट रही रिधि सुन लेती है, जिसके बाद वो उनके पास आकर कहती है, ये बस आप लोगों की सोच है आंटी जी कि ये काम लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं। और जब एक औरत होकर आप खुद समाज की सोच को बढ़ावा दे रही हैं कि लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं हैं, तो लड़के तो उंगली उठाएंगे ही। बेटी मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? जब तू खुद ही ऐसे अंधेरे में अकेले अखबार बेचने निकलेगी तो लोग बातें तो बनाएंगे ही ना। मुझे समझ नहीं आता आंटी जी, ये क्या सोच है? लड़कियां रात के अंधेरे में निकले तो गलत, सुबह के अंधेरे में निकले तो गलत, तो उनके लिए सही क्या है? आपकी लड़की की शादी तय हो गई है, आप खुश रहिए, लेकिन मेरी माँ को उनकी बेटी की शादी ना होने का ताना मत मारिए। रिधि इतना कहकर अपनी माँ सरस्वती का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर उसे बहुत समझाती है। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी एक साथ बैठकर खाना खाती हैं और आराम से सो जाती हैं। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है। रिधि की शादी की चिंता सरस्वती को खाए जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रात में देर से सोने की वजह से रिधि की आंख लगी रहती है और जब वो जागती है तो बहुत सुबह हो चुकी थी। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और उजाला देखकर वो फटाफट अपने अखबारों की गड्डी को साइकिल पर बांधकर बांटने के लिए निकलती है। अपने सारे अखबार बांटते हुए वो एक ऑफिस जाती है और वहाँ के पियोन को देते हुए कहती है, माफ करना काका, आज बड़ी देर हो गई अखबार बांटने में, आपके मालिक गुस्सा कर रहे होंगे। हाँ बेटी, बहुत ज्यादा देर हो गई। कब से अपनी कैबिन में आग बबूला हुए बैठे हैं, अभी तक तो उन्होंने चाय भी नहीं पी है। क्या काका, अखबार पढ़ने की ऐसी क्या लत है जो एक दिन थोड़ा लेट क्या हो गए तो वो अनशन पर बैठ गए? बहुत बूढ़े हैं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो हमारे मालिक दिल के बहुत अच्छे हैं। वो हमारे मालिक के बेटे हैं, बस उन्हें हर चीज ना टाइम पे चाहिए, वरना उन्हें गुस्सा आता है। रिधि और पियोन आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उस ऑफिस का मालिक अजय अपने कैबिन से बाहर आता है और अपने ऑफिस स्टाफ से कहता है, आज अखबार आने में बहुत देर हो गई है। क्या पूरे ऑफिस में कोई ऐसा नहीं है जो आज की न्यूज की अपडेट मुझे बिना अखबार के सुना सकता है? क्योंकि मुझे अभी मीटिंग के लिए जाना है। जरा मुझे भी तो पता चले मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग कितने अपडेट हैं। अजय के बार बार कहने पर भी पूरे ऑफिस स्टाफ में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे अपडेटेड न्यूज के बारे में जानकारी हो, जिस पर
वो अपने ऑफिस स्टाफ को बहुत सुनाता है। तभी रिधि बीच में आकर सभी अपडेट न्यूज़पेपर को बिना ढंग से खोले ही पढ़कर सुनाती है, जिसे सुनते ही वो हैरान होकर कहता है, तुम हो कौन? कोई न्यूज रिपोर्टर हो क्या? तुम तो बहुत अपडेट हो। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, लेकिन तुम तो मेरे ऑफिस के स्टाफ में से तो हो नहीं। नहीं सर जी, गुस्सा ना करो, बताऊं कि मैं कौन हूँ? मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? तुमने तो मेरा मूड ठीक कर दिया। सारी ब्रेकिंग न्यूज तुमने इतनी जल्दी सुना दी मुझे, इससे मेरा टाइम भी बच गया। बताओ कौन हो तुम? मेरा नाम रिद्धि है और मेरा अखबार बेचने का और लोगों के घरों में साफ सफाई का काम है। साथ ही मैं अपनी माँ की देखभाल भी करती हूँ। और इससे पहले कि आप मुझे सुनाए तो मैं ही आपसे लेट आने के लिए माफी मांग लेती हूँ। अब कुछ बोलने या पूछने के लिए बाकी होगा तभी तो बोलूंगा ना मैं। एक काम करो, तुम रोज खबर मुझे इसी तरह अपने मुंह से सुना दिया करो, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। अजय की बात सुनकर रिधि हंसते हुए वहाँ से जाती है। थोड़ी देर बाद अजय भी मीटिंग के लिए निकल जाता है। यूं ही वक्त बीतता है। समय के साथ रिधि और अजय भी नजदीक आने लगे थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी एक रोज अजय निधि से कहता है, देखो मुझे ना बात ना घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। मुझे जैसी लड़की चाहिए थी ना, तुम बिल्कुल वैसी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या हो या क्या काम करती हो। मुझे बस ये बात पता है कि तुम एक मेहनती और अच्छी लड़की हो जो हर कदम पे मेरा साथ देगी। आपसे शादी मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। मैं ये सब अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। मुझ पे उनकी जिम्मेदारी है। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस इतनी सी बात। हमारी शादी के बाद माँ हमारे साथ रहेंगी। मेरे माँ बाप के जाने के बाद तुम्हारी वजह से मुझे फिर से माँ का प्यार मिलेगा। और क्या चाहिए मुझे लाइफ में। अजय इतना कहकर रिधि के साथ उसके घर जाता है और उसकी माँ को सारी बात बताते हुए उससे शादी की इच्छा को जाहिर करता है, जिसे सुनकर सरस्वती बहुत खुश होती है। और इस तरह से एक अखबार बेचने वाली लड़की की शादी एक अच्छे घराने में होती है और सरस्वती को अपनी बेटी की शादी की चिंता और लोगों के तानों से मुक्ति मिलती है। शायद इसे ही कहते हैं, किसकी किस्मत कब और कहां बदल जाए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।